दोस्तों नमस्कार। जेट प्लस में आपका स्वागत है। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से आजकल स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबकी जुबान पर है। ऐसा यह पहली बार नहीं हो रहा है कि बड़ी शक्तियां स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर युद्ध कर रही हैं। इतिहास बताता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्यापार की दुनिया का एक बड़ा केंद्र बिंदु था। 13वीं शताब्दी से इसका महत्व लगातार बढ़ता गया। 16वीं शताब्दी आते आते यह एक बहुत ही निर्णायक रणनीतिक केंद्र बन चुका था। स्ट्रेटजिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी सैन्य शक्तियों के लिए हमेशा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, और यहां तक कि तब से जब इस इलाके में पेट्रोलियम तेलों की खोज नहीं हुई थी। सैकड़ों सालों से पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश इस संकरे जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर अपने तरीकों से कोशिश करते रहे हैं। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि रणनीतिक दृष्टि से स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना महत्वपूर्ण रहा है विश्व शक्तियों के लिए। क्या रहा है इसका इतिहास और क्यों आज भी इसके नियंत्रण को लेकर मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज सैकड़ों वर्षों से परस्पर विरोधी साम्राज्यवादी शक्तियों यानी इंपीरियल पावर्स के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। सैकड़ों वर्षों तक रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज वास्तव में हॉर्मुज आइलैंड पर स्थित है, जिस पर हॉर्मुज साम्राज्य का नियंत्रण था। हॉर्मुज साम्राज्य फारस की खाड़ी में एक समुद्री राज्य था जो 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक आबाद रहा। हॉर्मुज साम्राज्य भारत, पर्सिया, अरेबिया और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1515 में पुर्तगाली साम्राज्य ने हॉर्मुज आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसकी दमदार किलेबंदी करके इसे नाका यानी टोलगेट बना दिया और एशिया के मसाले और सिल्क व्यापार यानी स्पाइसेस एंड सिल्क ट्रेड से टैक्स वसूलना शुरू किया। 16वीं शताब्दी के एक बड़े हिस्से तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पुर्तगालियों का शासन रहा। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर गंभीरता से सोचने लगी। इसी बीच सफाविद साम्राज्य के शाह अब्बास फर्स्ट ने अपने कमजोर नेवी को और मजबूती देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक रणनीतिक साझेदारी की। 1622 में ब्रिटिश साम्राज्य और सफाविद साम्राज्य ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से हॉर्मुज आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ इस क्षेत्र पर से सैकड़ों सालों से चले आ रहे आइबेरियंस हुकूमत का अंत हो गया। दोस्तों, हॉर्मुज आइलैंड से पुर्तगालियों का शासन खत्म होने के साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का इस क्षेत्र पर वर्चस्व कायम हो गया हो, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कड़ा संघर्ष चालू हो गया। नीदरलैंड के शासकों द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। 17वीं शताब्दी के एक बड़े हिस्से तक यह कंपनी आज के ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित इसके बांदर अब्बास ट्रेडिंग पोस्ट की वजह से यह इस इलाके पर एक प्रमुख शक्ति यानी डोमिनेंट फोर्स थी। अपनी मजबूत नेवी एवं आक्रामक व्यापारिक तौर तरीकों के दम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों यानी स्पाइसेस के व्यापार पर एकाधिकार जमा रखा था। 18वीं शताब्दी के दौरान अपने संसाधनों की अत्यधिक विस्तार के कारण कंपनी आंतरिक समस्याओं में उलझने लगी। धीरे धीरे नौकरशाही में व्यापक भ्रष्टाचार के अलावा पूरे
ईस्ट इंडीज के क्षेत्र पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जरूरी फंड की कमी के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत खराब होने लगी, फाइनेंशियल कंडीशन। 1780 से लेकर के 1784 के बीच फोर्थ एंग्लो डच वार के बाद दिवालिया हो चुकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शेयर्स बेचने पड़े और साथ ही पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से हटना पड़ा। इससे हरमुज आइलैंड के इस क्षेत्र में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और यानी अब इस क्षेत्र में किसी बड़ी शक्ति का वर्चस्व न होने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काबिज होने का अवसर मिल गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान अपने नेवल पावर और डिप्लोमेसी के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य का इस क्षेत्र के व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण था। दोस्तों, अपने यूरोपियन विरोधियों के खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य अपने सबसे कीमती कॉलोनी इंडिया से जोड़ने वाली समुद्री तटबंधों पर नियंत्रण की आवश्यकता को समझा। अल कवासिन कॉन्फेडरेशन आधुनिक यूएई पर व्यापक समुद्री लूटपाट का आरोप लगाते हुए ब्रिटिश नेवी ने 1809 में हमला बोलकर इसके नौसैनिक बेड़े को नष्ट कर दिया और भारी बमबारी करके तट पर आबाद शहरों को तबाह कर दिया ताकि बॉम्बे का रास्ता एकदम सुरक्षित हो। दोस्तों, बिना बहुत अधिक पैसा खर्च किए हुए ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन ने स्थानीय अरब शासकों के साथ कई सारी संधियां करके उनके साथ सीमित संबंध बनाए। इन संधियों के माध्यम से उनकी विदेश नीति और व्यापारिक रास्तों यानी ट्रेड रूट्स पर अधिक से अधिक नियंत्रण के साथ अरब शासकों को उनके इलाकों पर शासन करने की पूरी आजादी दी। ये अरब शासक वास्तव में ब्रिटेन के प्रोटेक्टोरेट बन गए यानी संरक्षित राज्य बन गए। इन राज्यों को बाद में ट्रूसल स्टेट्स कहा गया। आज उन्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई कहते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ पुर्तगालियों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने अधीन करने के लिए सैनिक शक्ति और किलेबंदी का इस्तेमाल किया, वहीं ब्रिटिश ने डिप्लोमेसी और नेवल पावर यानी कूटनीति और नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। पुर्तगालियों ने बड़े बड़े और पत्थरों के किले बनाए जिन पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से जबरन टैक्स वसूला। सैन्य शक्ति के अत्यधिक प्रयोग के तौर तरीके आगे चलकर पुर्तगाल के लिए आर्थिक समस्याओं का कारण बन गए। वहीं ब्रिटिश ने स्थानीय अरब शासकों के साथ ट्रूसल सिस्टम के जरिए संधियां करके उनके आंतरिक मामलों से दूर रहकर इस क्षेत्र की विदेश नीति, रक्षा नीति और अर्थव्यवस्था को अपने अधीन रखा। ब्रिटेन ने फारस की खाड़ी के संकरे जलमार्ग यानी चोक पॉइंट को प्रभावकारी तरीके से अपने नियंत्रण में लेने के बाद यह सुनिश्चित किया कि इंडिया से लूटी गई दौलत आसानी से ब्रिटेन पहुंचाई जा सके और साथ ही ब्रिटेन की मिलों में तैयार माल भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, 20वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन की नजरें भारत से उसके व्यापार को सुरक्षित करने से आगे बढ़कर पर्शियन गल्फ में मौजूद पेट्रोलियम तेलों पर जाकर टिक गई। तब के जाने माने ब्रिटिश फाइनेंसर विलियम नॉक्स डीआरसी ने पर्सिया में पेट्रोलियम तेल की खोज करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य की यह चाल कामयाब हो गई। 26 मई 1908 को ब्रिटिश इंजीनियर एंड जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड रेनल्ड्स ने मस्जिद सुलेमान नाम के स्थान पर तेल के भंडार का पता लगा लिया। यह मिडिल ईस्ट में तेल की पहली बड़ी खोज थी। अगले साल ही एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना की गई
जो आगे चलकर पेट्रोलियम तेल की खोज के लिए एक बड़ा नाम बनी। दोस्तों, पर्सिया में तेल की खोज एवं उसके एक्सट्रैक्शन यानी उत्पादन के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के पानी के जहाजों के बेड़े जो पहले कोयले से चलते थे अब डीजल से चलने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य ने पेट्रोलियम तेलों के रणनीतिक महत्व को पहचाना और इसके साथ ही पहचाना पूरे गल्फ इलाके के महत्व को। 1914 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के 51% हिस्सेदारी को औपचारिक रूप से खरीद लिया। वेस्ट एशियन पेट्रोलियम तेलों को ब्रिटेन तक पहुंचाने में अब स्टेट ऑफ हर्मुज बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। दोस्तों, पर्शियन गल्फ से बेरोटोप पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के बाद व्यापारिक जहाजों की आवागमन के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक समुद्री नाके से आगे बढ़कर अब एक ऐसे जलमार्ग में तब्दील हो गया जहां से दुनिया के एक नए ऊर्जा स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम तेलों का आवागमन सुलभ था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की समाप्ति के बाद दूसरी औद्योगिक क्रांति अपने ठहराव पर आ रही थी, पर बाध्यकारी संधियों की वजह से ब्रिटेन ने खाड़ी में अपनी पकड़ को 1971 तक बनाए रखा। यह वही वक्त था जब अंतिम रूप से ब्रिटिश मिलिट्री को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा और इसी के साथ अंत हो गया ब्रिटिश ट्रूसल स्टेट्स का। दोस्तों, आज स्टेट ऑफ हर्मुज पर आधिपत्य को लेकर के अमेरिका और ईरान में संघर्ष चल रहा है। फिलहाल स्टेट ऑफ हर्मुज पर ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान की मर्जी के बगैर स्टेट ऑफ हर्मुज से कोई तेल टैंकर गुजर नहीं पा रहा है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।